एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ। आज हम देखेंगे कि रिको किस तरह से अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाती है। इससे उसका भला होगा या बुरा वो तो हमें आगे पता चलेगा। आज तो सिर्फ उसके सफ़र की शुरुआत होगी। Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. पिछले एपिसोड में हमें जो लेटर दिखाया गया था, रिको उसे चुपके से साथ ले आई है। इसके पीछे का कारण ये है कि रिको नीचे जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती है, मगर नेट को ये बात पसंद नहीं आती है। वो कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन रिको रुकने वालों में से नहीं है। रिको जवाब देती है कि उसे बचपन से ही व्हाइट व्हिसल बनना था, इसीलिए अभी नीचे जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेट कहता है, बात तुम्हारे नीचे जाने की नहीं है, बात है तुम्हारे वापस आने की। इस बार रिको के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो भी ये बात जानती है कि इतने नीचे से वापस आना नामुमकिन है। अब रिको को देखकर नेट कहता है, तुम अब रो क्यों रही हो। इसके बाद उन दोनों के बीच रेसलिंग मैच शुरू हो जाता है। शिगी उन दोनों के झमेले से दूर रहता है और कहता है कि हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, क्योंकि कल पहली बार रेग केव रीडिंग पर जाने वाला है। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई कुछ बातों के बारे में जानते हैं। 5वें लेयर में लाइजा को 7 पूंछ वाला एक विशाल स्कॉर्पियन दिखाई दिया था, जो शायद 2 मीटर लंबा था, और उसने उसका नाम रख दिया था स्टिंगर हेड। 6ठे लेयर में बारिश से बचते वक्त उसने एक लिजर्ड को देखा, जो अपने अंडे के अंदर ही बड़ा हो रहा था, और उस पर लोहे की बारिश का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने इस छिपकली का नाम रख दिया एम्पेरर शेल। अब 7वें लेयर में लाइजा को एक इंसानी परछाई दिखाई देती है। एक्यूरेटली बोला जाए तो उस परछाई को लाइजा दिखाई देती है। वो लाइजा को घूरते रहता था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी तरह का होलो है या उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। वो एक इंसान भी हो सकता है, और लाइजा इसी राज के करीब पहुंचना चाहती थी। रेग अपने हाथों से खुदाई कर रहा है, और नेट पास आकर कहता है, ऐसा करने पर तुम सिर्फ घास साफ करते रहोगे, चाहो तो तुम उस तरफ खुदाई कर सकते हो। रेग आसानी से चट्टान को उठा लेता है, और वहाँ पर उसे कुछ नरम और गोल मटोल चीज़ दिखाई देती है। रेग पूछता है ये क्या है, तो नेट कहता है, मुझे सही से नहीं पता कि ये क्या है, मगर ये एक रेलिक जैसा लग रहा है। रेग को लगता है कि ये एक स्पेशल ग्रेड रेलिक होगा, तो नेट समझाता है कि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ कचरा मिलता है। इस चीज़ को कचरा बोलते ही रेग उसे खुद के पास रखने के बारे में सोचता है, तो फिर से नेट कहता है, ये वैल्यूएबल हो या ना हो अपने पास मत रखना, ऑर्फनेज में तुम्हें भी लटका देंगे, और वैसे भी बाहरी देशों में ये भी सोने के भाव में बिकता है। अब नेट की नज़र पड़ती है एक छोटे से खड्डे पर, और वो रेग से वहाँ जाकर चेक करने को कहता है। रेग को वहाँ पर भी एक और गोल मटोल रेलिक मिल जाता है। वो खुश होकर और नीचे झांकने लगता है, तो एक स्केलेटन से उसकी मुलाकात होती है। रेग को कांपते हुए देखना नेट के लिए भी नई बात है, और वो कहता है, ऐसे स्केलेटन 2000 साल पुराने हैं, और ये सब एक ही पोज में पाए जाते हैं। अब नेट को एक डरावनी बात याद आती है। उसने सुना है कि अपने बर्थडे पर बच्चे अचानक मर रहे हैं। उनके मरने का रीज़न रैंडम है, मगर वो मरते ज़रूर हैं। अब तक सिर्फ सदर्न डिस्ट्रिक्ट में ही 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके साथ एक बोनस भी है। कहा जाता है कि अपने बर्थडे पर आईने में खुद को देखने पर सर उल्टा दिखाई देता है। ये सब सुनकर रेग और ज़्यादा घबरा जाता है, और नेट कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। ये सब सच हो या ना हो, रेग एक सच्चाई के बारे में ज़रूर जानना चाहता है। उसे जानना है कि इन रेलिक्स के पीछे की कहानी क्या है, एबिस का श्राप क्यों है, और ये भी कि वो खुद कौन है या क्या है। उसे शायद इन सवालों के जवाब एबिस के नीचे ही मिलेंगे। ये बात सुनते ही नेट नाराज़ हो जाता है। वो पहले भी मना कर रहा था, और अब भी मना कर रहा है। वो वहाँ से जाने लगता है, और रेग कुछ कहता है तो उसे चुप रहने को बोलकर कहता है, रिको अभी बस 12 साल की ही तो है। लीडर भी बच्चों के साथ आया है, और उसकी नज़र पड़ती है रिको पर, जो बैठकर कुछ सोच रही है। अगले सीन में शाम हो गई है, और बच्चे वापस आ रहे हैं। जाते वक्त पीछे से रेग को नेट आवाज़ देता है। कर्स की वजह से नेट की हालत थोड़ी ख़राब दिख रही है। रेग कहता है, मैं किसी को मदद के लिए लेकर आता हूँ, तो नेट मना कर देता है, क्योंकि वो इतना तो झेल ही सकता है। वो उठकर धीरे से आगे बढ़ता है,
और ये सब देख कर रेग सोचता है, मेरे ऊपर तो कर्ज सच में काम नहीं कर रहा है, शायद मैं एक रोबोट ही हूँ। अब उसके मन में खुद के एग्जिस्टेंस को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं और वो खुद को डॉक्यूमेंट्स वाले परछाई के साथ जोड़ने लगता है। रेग समझ जाता है कि इन सब सवालों के जवाब उसे एबिस के तह पर ही मिलने वाले हैं। रात को बच्चे बात कर रहे हैं और वहाँ पर रिको कहती है कि वो अगले दिन सुबह होने से पहले ही एबिस के लिए निकल जाएगी। शिगी पूछता है कि वो किस रास्ते से जाने वाली है तो रेग अपना मुंह खोलता है। रेग भी एबिस के नीचे जाने वाला है और वो इस काम में रिको की मदद करेगा। ये सुनते ही नेट, जो पहले से ही नाराज था, कहता है ज़रूर रिको ने ही रेग को उकसाया होगा, मगर रेग अपनी खुद की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ जा रहा है। ये बात रिको को बहुत अच्छी लगती है कि कोई उसके साथ जाएगा। ये सब देखकर शिगी समझ जाता है कि अब इन्हें रोकना नामुमकिन है। अब शिगी रेग से पूछता है कि क्या उसे पता है कि नीचे जाते वक्त उन्हें किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। रेग कोई ठोस जवाब नहीं देता है तो शिगी समझ जाता है कि वो सिर्फ अपने लंबे हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाएंगे। वो रेग का मजाक उड़ा देता है क्योंकि ये आइडिया बहुत बकवास है। अब वो उन्हें दिखाना चाहता है कि नीचे जाते वक्त उनका सामना किस तरह के एनवायरनमेंट से होगा। शिगी के पास है एबिस का लेटेस्ट फ्लोर मैप। एबिस का मैप काफ़ी बड़ा है और शिगी फर्स्ट लेयर से बताना शुरू करता है। ये लेयर 1350 मीटर गहरा है और यहाँ पर वातावरण में ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई देता है, मगर दूसरे लेयर के कई सारे शिकारी जीव यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं। इसके बाद आता है सेकंड लेयर, जो फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ऊपर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई रेड विसल यहाँ चला जाता है तो उसे बचाया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर आना उनके लिए सुसाइड करने के बराबर होगा। इसके बाद आता है इन्वर्टेड फॉरेस्ट, जहाँ पर तेज़ हवाएं बहती हैं और यहाँ पर हवाई शिकारियों की भरमार है। तीसरा लेयर है द ग्रेट फॉल्ट। यहाँ पर एक वर्टिकल क्लिफ है जो लगभग 4000 मीटर गहरा है। फिर आता है फोर्थ लेयर, जहाँ पर सिर्फ ब्लैक विसल्स और उनके ऊपर वाले ही जा सकते हैं। इसकी गहराई है 7000 मीटर और ये दी गॉबलेट्स ऑफ जेंट्स के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ लेयर दी सी ऑफ कॉर्प्सेस के नाम से मशहूर है और यहाँ पर सिर्फ वाइट विसल्स ही जा सकते हैं। फिर आता है सिक्स्थ लेयर, जिसे कैपिटल ऑफ द अनरिटर्न्ड बुलाते हैं। अगर कोई वाइट विसल यहाँ पर जाता है तो उस जर्नी को उसका फाइनल डाइव बुलाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो घर वापस नहीं आ पाएगा। रेग जानना चाहता है कि वाइट विसल्स के अलावा कोई इतना नीचे जा पाया है या नहीं। शिगी कहता है इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, मगर शायद कुछ लोग गए हैं। इतना नीचे से अगर कोई निचले रैंक का केव रेडर कोई मैसेज भेजता है तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग पागल हो जाते हैं। अगर किसी वाइट विसल की चिट्ठी आती है तो उसे सच माना जाता है। वाइट विसल की आवाज़ को एबिस की आवाज़ भी कहते हैं। उनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ी को दिशा दिखाती है। ये सब सुनने के बाद रिको और ज़्यादा श्योर हो जाती है कि उसकी मॉम ने नीचे से उसके लिए ही चिट्ठी भेजी थी। इतने में नेट कुछ कहने की कोशिश करता है तो रिको बोलती है, अब तुम जो भी कहोगे मैं नहीं सुनूंगी। मेरी माँ नीचे इंतज़ार कर रही है और मैं वहाँ जा रही हूँ। अब नेट गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा खतरनाक जगह पर जा रही है और गलती से बोल देता है कि उसकी मॉम पक्का मर चुकी होगी। ये बात सुनकर रिको को तो बुरा लगता है, मगर क्यूई ज़ोरों से रोने लगता है। रिको वहाँ से भाग निकलती है और लगता है कि नेट को भी अपनी बात पर बुरा लग रहा है। कुछ वक्त बाद सूरज उगने वाला है और रेग धीरे से सामान बाहर रख देता है। रिको भी तैयार हो चुकी है और रेग पूछता है कि नेट कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इससे पहले कि शिगी कुछ कहता, रिको नेट के बारे में कुछ भी बोलने से रोक लेती है। रेग कहता है, क्या तुम सच में ऐसे ही जाना चाहती हो? तुम शायद कभी उससे फिर नहीं मिल पाओगी। तुम्हारा तो नहीं पता, मगर मैं ऐसे नहीं जाना चाहता हूँ। असल में रिको भी उससे मिलना चाहती है, मगर नेट उनके जाने के खिलाफ है, इसीलिए वो उससे दूर रह रही है। रेग पूछता है, अगर नेट तुमसे माफ़ी मांगेगा तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? तो रिको हाँ कहती है। अब इस सब के बीच में शिगी उन्हें जल्दी से निकलने को कहता है, क्योंकि उन्हें देर हो रही है। अब रिको पहले नीचे उतर जाती है और शिगी भी तैयार हो चुका है। इसके बाद रेग नीचे कुछ काम है बोलता है तो शिगी उसे सावधानी से जाने को कहता है। रेग नीचे आकर नेट से मिलने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ से गायब है। अब वो आ जाता है क्यूई से मिलने। वो क्यूई को उठाता है और नोटिस करता है कि वो थोड़ा सा बीमार लग रहा है। अब क्यूई कहता है कि 2 दिन के बाद उसका बर्थडे है, तो रेग उसे अच्छे से रहने को कहता है
और जाने से पहले बर्थडे के दिन मिरर में अपना चेहरा नहीं देखने की सलाह देता है। कमरे से बाहर आते ही लीडर रग को पकड़ लेता है। रग बहाना बनाता है कि वो नींद में था और बाथरूम का रास्ता भूल गया। अब लीडर पूछता है कि रिको कहाँ पर है, क्योंकि वो कमरे में चेक कर चुका है। रग कहता है वो भी बाथरूम गई हुई है। इसके बाद लीडर उसे छोड़ देता है। अगले सीन में सब मीटिंग पॉइंट पर आ चुके हैं और अब शिगी कहता है कि उन्हें वार्फ क्वार्टर से होकर नीचे उतरना होगा। स्टैंडर्ड जगह पर गार्ड्स होंगे, इसीलिए वो लोग पकड़े जाएंगे। शिगी को वार्फ क्वार्टर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए उसने किसी और को रास्ता दिखाने के लिए बुलाया है। पीछे से कोई निकलता है और रिको तुरंत समझ जाती है कि वो नेट है। नेट अपना चेहरा दिखाते हुए उसने कल रात को जो भी कहा उसके लिए माफ़ी मांगता है। रिको उसे तुरंत माफ़ कर देती है, क्योंकि आज वो लोग अलग होने वाले हैं। नेट चुप रह जाता है और अपना सर घुमाकर कहता है वार्फ क्वार्टर तक जो भी जाना चाहता है मेरे पीछे आओ। वो सब आगे बढ़ते हैं और एक नीचे से लेटर्स भेजने के बारे में बात करता है। नेट कहता है अरे बेवकूफ़, फर्स्ट या सेकंड लेयर से लेटर भेजना एक बात है, और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ से मेल बैलून कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। एक वाइट विसल के लिए भी अपने मेल बैलून को सक्सेसफुली ऊपर भेजना कोई आसान बात नहीं है। अब रिको कहती है वो एक नहीं बल्कि ढेर सारी मेल बैलून्स भेजेगी, ताकि एक ना एक तो ऊपर आ ही जाएगी। अब हमें वार्फ डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जितने भी लीगल केव रेडर्स थे वो सब यहाँ से नीचे उतरते थे। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कई घर तो अभी इसके ऊपर हैं। नेट को इस जगह के बारे में इतना सब कुछ पता है, क्योंकि वो बचपन में अपनी बहन के साथ यहाँ पर कचरा उठाने का काम करता था। उसकी बहन के गुजरने के बाद ऑर्फनेज ने उसे अडॉप्ट कर लिया, इसीलिए नेट जिंदा है, वरना वो भी किसी बीमारी की वजह से मर चुका होता। दूसरों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए नेट एक मून विसल या वाइट विसल बनने के बाद यहाँ पर एक ऑर्फनेज खोलना चाहता है। इसके बाद वो लोग एबिस के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं। रेग अपना हेलमेट पहन लेता है और उसकी नज़र पड़ती है एक छोटे से बॉक्स पर जिसमें एक लेटर है। वो उसे खोलता है और हम देखते हैं कि रिको शिगी के साथ कुछ बात कर रही है। बगल में नेट खड़ा है और वो भी कुछ बोलना चाहता है। नेट जैसे ही धीरे से रिको का नाम लेता है वो उसके पास आ जाती है। कुछ बोल पाने से पहले ही नेट सेंटिमेंटल हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है और रिको उसे जो भी है बोल देने को कहती है, मगर नेट रोने लगता है और रिको कहती है अगर हम एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते हैं फिर भी हम एबिस के सहारे जुड़े हुए रहेंगे, चाहे वो यहाँ सतह पर हो या फिर पाताल की गहराइयों में, हम दोनों हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त को कभी नहीं भूलूंगी। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेट मुस्कुराते हुए कहता है लगता है तुम फिर से शुरू हो गई हो। रिको कहती है सही कहा, मैं फिर से शुरू हो गई हूँ। तेज़ आवाज़ सुनकर वहाँ के निवासी चिल्लाने लगते हैं तो शिगी कहता है लगता है तुम्हारे निकलने का वक्त हो गया है। इसके बाद वो दोनों नीचे जाने के लिए तैयार हैं। आखिरी बार वो लोग कुछ बात करते हैं और रिको कहती है चलो अब हम चलते हैं। वो दोनों नीचे उतर जाते हैं और यहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है। आगे क्या होगा वो तो एबिस के ऊपर निर्भर करता है। जो भी एबिस को चैलेंज करता है उसे बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। अब आगे ये देखना है कि एबिस उन्हें बदले में क्या देता है। एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे की मज़ेदार कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि एपिसोड अपलोड करते ही जल्दी पता चल जाए। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में और थैंक्स फॉर वॉचिंग।